नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को राम राम मालूम हुए और आपके दिए गए प्यार और सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम वापस से मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि आप अपने सिलेबस के एक एक बिंदु याद होने चाहिए। आपको अध्याय 2 कहाँ से कहाँ तक, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14 ये पॉइंट, इसके साथ साथ में आपको कोई भी यदि पूछ ले, कि आपके सिलेबस को सारे के सारे को ए पोर्शन हो चाहे बी पार्ट हो, ये सारे के सारे बिंदु आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसीलिए मैं सिलेबस का ये पेपर हमेशा बार बार आपको बता रहा हूँ। अब देखो, हमारे जो परिवार है, जो हम लोग इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसी चीज़ है, यदि आप इस चैनल के अंतर्गत सबसे पहली बार नए हैं तो देखो, सबसे पहले तो जो रिकॉल होता है, जो रिकॉल करने का तरीका होता है, वो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी चीज़ें आपने जस्ट पढ़ी है, आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसका रिवाइज करना। अब उसको रिवाइज करना तो हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के तुरंत बाद में ही उसको अपन शॉर्ट नोट्स के द्वारा पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि जो चीज़ आपने पढ़ी है, ये साइकोलॉजिकल मेथड है, मैं कोई अनोखा नहीं बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल मेथड है। यदि आपने 24 घंटे के अंतर्गत जो चीज़ पढ़ी है तो वो 24 घंटे वाली चीज़ अगले दिन रिवीजन होनी चाहिए। इसीलिए जो अपन ने नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत, लास्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ा है, उसका भी अपन रिवीजन करेंगे। फिर जो चीज़ पढ़ते हैं उसके अपन को प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होने चाहिए, उसके साथ साथ में कुछ एमसीक्यूज निकालने चाहिए। चलो ठीक है। फिर जो भी अपन चीज़ पढ़ रहे हैं उसके अपने पास में क्या होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। और क्या होना चाहिए पढ़ाई के अंतर्गत, आपके रेगुलरिटी होनी चाहिए और साथ साथ में आपकी समझ विकसित करवानी चाहिए। खाली मैं पढ़ा दूंगा वो नहीं, आपको खुद को तैयार होना है और वो सारी चीज़ें हम सिलेबस के द्वारा ही इसको हम बता रहे हैं। एक चीज़ पढ़ने के अंतर्गत हमेशा सबसे पहले वाइड आपको इस प्रकार से पढ़ते हुए इस प्रकार से सिंक्रोनाइज करना है, तभी अपन लोग सक्सेस हो पाते हैं। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले, यदि जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ेंगे उनको बाद में भी पढ़ना पड़ेगा। एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जो लोग खाली ईओ की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जो आप सिलेबस के पेपर 4 या 5 कॉपी के अंतर्गत जो आपने लोगों ने निकाल लिए होंगे, उनको एक चिपका दीजिए, 1-2 सिलेबस अपने पास में रखिए और जो जो मटेरियल आपके रूम के अंतर्गत है उसको बिल्कुल आउट कर दीजिए। उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपके सिलेबस में है वही चीज़ आपको देखनी है। उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी समझ, आपकी क्षमता है वो अच्छे से काम करेगी। चलो लेट्स स्टार्ट। हम कल का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे चले। कल क्या, परसों से रिवीजन जो परसों का दिया हुआ है उसको देखो, शॉर्ट नोट्स मेथड से हम कैसे कर रहे हैं। जो धारा 26 है उसमें निर्वाचन के मत देने की रीति कैसे, मतपत्र द्वारा, मतदान मशीन द्वारा और प्रोक्सी मतदान इसके अंतर्गत नहीं होगा। ये इतनी बात है, मतपत्र की बात की है, मतदान मशीन की, प्रोक्सी मतदान की। अब आपने डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत जब पढ़ने के अंतर्गत जब पूरा एक्ट पढ़ा तब ये चीज़ें अपने निकल करके आती है। उसी से ही अच्छे स्टूडेंट की यही खासियत होती है। आर्थिक समीक्षा हो, चाहे सुजस हो, चाहे ये हो, एक बार ओरिजिनल पढ़ लेना चाहिए। ये अच्छे स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा मस्ट होता है। धारा 27 क्या कहती है, आकस्मिक रिक्तियों को किस प्रकार से भरी जाए। धारा 27, देखो वापिस बता रहा हूँ, धारा 27 आकस्मिक रिक्तियों को किस प्रकार से, यदि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई मृत्यु हो जाए या पदच्युत हो जाए, कोई भी उसकी आकस्मिक घटना के कारण हो रहा है, पद से रिक्त हो गया, तब क्या होगा, उपचुनाव होगा या फिर चुनाव के 6 माह के अंतर्गत उसको चुनाव के कब तक हो जाएगा, 6 माह के अंतर्गत हो जाएगा। इसका कार्यकाल कब तक होगा, अगले चुनाव तक होगा। जो शेष अवधि बची हुई है वहां तक होता है। आरक्षित स्थानों में उसी वर्ग के उम्मीदवार, यदि एससी का है तो एससी का, एसटी का है तो एसटी का, ओबीसी का है तो ओबीसी का उम्मीदवार, महिला है तो महिला, वही आरक्षित वर्ग का ही उम्मीदवार बनेगा। चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, कुछ लोगों की मांग ये भी थी। अब धारा 28 क्या कहती है, निर्वाचन के अपराध। अब ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसकी जो धाराएं हैं उसके तहत इसके अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये धारा 28 के अंतर्गत क्या है, निर्वाचन अपराध। जैसे मैंने कहा था, निर्वाचन आपको अधिकार 25 साल की उम्र में मिला है, निर्वाचन मताधिकार वाला। तो ये 28 के अंतर्गत क्या है, आप 28 साल के हो गए, वह अपराध कर रहे हो।
आप अपनी एज के अकॉर्डिंग भी इस प्रकार से ट्विंग स्टार से याद कर सकते हैं। यदि कोई इसके अंतर्गत नाम निर्देशन, घोषणा पत्र तथा अन्य तथ्यों में कोई गलत सूचना देता है तो उसको कितनी होगी, 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो धारा 29 है वो कितनी सी है, भ्रष्ट आचरण। आपने यदि किसी ने भ्रष्ट आचरण किया है, कैसे, रिश्वत के द्वारा, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए, धार्मिक भय, लोक नीति, लोक कार्रवाई और वैध अधिकार इसके अंतर्गत शामिल नहीं आते, भ्रष्ट आचरण में आते हैं। यदि कोई धार्मिक प्रतीक है तो वो किस में आएगा, अपने भ्रष्ट आचरण। धार्मिक प्रतीक का नहीं का मतलब है इसका नहीं उपयोग करना चाहिए। आवंटित प्रतीक का वो उपयोग कर सकता है। हाँ, इतनी सी अपने शॉर्ट के अंतर्गत इन चीज़ों को नोट किया है। देखो नेक्स्ट फिर है इसी के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण में सती प्रथा या कोई गौरवान्वित प्रथा, सती अधिनियम 1986 के तहत यदि उसकी कोई गुणगान कर रहा है तो भी नहीं चलेगा। वाहन मतदाता के लिए नहीं, मतदाता के लिए वाहन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अपने खुद के लिए, एजेंट के लिए, अपने परिवार के लिए किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी का इसके अंतर्गत इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, भ्रष्ट आचरण। 29 के अंतर्गत जैसे आप 29 ईयर्स के हो गए ऐसा समझिए, 29 ईयर्स, और उसके अंतर्गत क्या है, भ्रष्ट आचरण से संबंधित कोई चीज आ रही है। अब इसके बाद में भ्रष्ट आचरण करोगे तो क्या चीज होगी, धारा 30 क्या कहती है, इसके कंटिन्यू ऐसे धारे हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। धारा 30 में कहता है निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता क्या है, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता सिर्फ इसके मामले में परिसीमन वादों का स्थानांतरण, नामावली इत्यादि, इनसे कोई अधिकारिता नहीं होगी, यही चीज बताई गई है। नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट इसके अंतर्गत ये धारा 31। धारा 31 के अंतर्गत क्या दिया है, धारा 31 दी अपने निर्वाचन की याचिका से संबंधित है। अब यदि उसके अंतर्गत कोई लग गया कि यार इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तब अपन उसकी याचिका लगा सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट जज है, जिला न्यायाधीश के समक्ष तो 1 माह के भीतर लगानी है। और निर्वाचन की तारीख को यदि कोई अर्हता कब लगानी है, यदि कोई निर्वाचन की तारीख में कोई अर्हता नहीं है, उसकी योग्यता, अर्हता का मतलब होता है उसकी योग्यता नहीं है, या कोई भ्रष्ट आचरण से संबंधित है, इन चीज़ों पर यदि है तो अपन निर्वाचन की याचिका लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो धारा 32 कह रही है, अब यदि याचिका तो लगा दी, अब जिला न्यायाधीश ने जो डिसीजन दे दिया क्या वो फाइनल हो गया, नहीं, उसके प्रति भी अपन अपील कर सकते हैं। कहाँ पर अपील करेंगे भाई, जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपील कहां पर की जाती है, उच्च हाईकोर्ट के अंतर्गत। ये देखो मैंने बताया था आपको, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत आया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत आया हुआ है। और ये काम कैसे करेगा, सिविल न्यायालय की तरह करेगा, सिविल न्यायालय की तरह। कालावधि 30 दिवस के भीतर करना है, और यदि उसके पास में कोई ऐसा पर्याप्त रीजन है तो वह उस कारणों में तो उसमें छूट भी दी जा सकती है 30 दिन से। और स्टे ऑर्डर इसके अंतर्गत क्या है, हाई कोर्ट है उनके डिसीजन के अंतर्गत जो उन्होंने जिला न्यायाधीश ने दिया है तो उसके अंतर्गत स्टे ऑर्डर भी ला सकता है। और जो हाई कोर्ट है उसकी जो सुनवाई है 3 माह के भीतर सुनवाई करने का ऐसा प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई फाइनल नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। फिर भी आपको पूछे तो 3 माह आपके कितना दिया हुआ इस एक्ट के अंतर्गत है। फिर धारा 33 है, 33 क्या कहती है, ये समस्त उम्मीदवारों के निर्वाचन अपात्र होने की दशा की प्रक्रिया। यदि समस्त जितने भी है, अब इसने जो हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि सभी के निरस्त कर दो, पूरा निरस्त कर दो। कब 2/3 से अधिक सदस्य हो जाए तो धारा 322 मैंने पिछले में बताया था, धारा 322 में राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका क्या होगी, विघटित हो जाएगी, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और जो धारा 34 है उसमें आदेशों और विनिश्चयों की अंतिमता। अब जो उनके ऑर्डर दिए गए हैं और जो उन्होंने फाइनल डिसीजन दिया है, इसका मतलब जो ऑर्डर और डिसीजन और डिसीजन, आदेश तो होता है ऑर्डर और विनिश्चय का मतलब होता है डिसीजन, दिए गए अंतिमता। यदि जिला न्यायाधीश ने दिया है और वहीं तक मामला आगे अपील नहीं की गई तो जिला न्यायाधीश का जो डिसीजन दिया गया है वो अंतिम होगा। और यदि यह हाईकोर्ट के अंतर्गत चला गया है तो ये हाईकोर्ट के अंतर्गत ये डिसीजन फाइनल होगा। इसका सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यहां से सीधी सी अर्थ है, क्योंकि वहां आपके ऑप्शन में मिलेगा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई इसमें औचित्य नहीं है। ये आदेशों और विनिश्चय की अंतिमता जो इन्होंने जिलाधीश ने दे दिए हैं, वहां अपील नहीं की तो उसके फाइनल है, और यदि हाईकोर्ट में अपील कर दिए तो उसके फाइनल है। और जो धारा 35 है, धारा 35 क्या करिए, उसके डिस्क्वालिफिकेशन, निरअर्हताएं कैसे हो सकती है, कोई निर्वाचन में अपराध हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए तो उसे 6 वर्ष के लिए डिस्क्वालीफाई
किया जा सकता है, उसे निरर्हता, उसे इलेक्शन के अंतर्गत किसी भी प्रकार के भाग लेने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट धारा 36 क्या कहती है, डिस्क्वालिफिकेशन को हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना लेखबद्ध कारणों से। यदि सरकार चाहे और निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग उसको सरकार के द्वारा जो दी गई गाइडलाइन में निर्वाचन आयोग उसको उसकी कालावधि को जो 6 वर्ष की है उस कालावधि को कमी कर सकती है, जैसे 4 साल 5 साल कर सकती है या उसको हटा भी सकती है। नेक्स्ट जो धारा 37 है, 37 इनको अच्छे से याद करते रहो, साथ साथ में बोलते रहो। पद की शपथ, इसमें क्या है, पद की शपथ जिला कलेक्टर, इसमें पद की शपथ कौन दिलाएगा, जिला कलेक्टर या इसके प्रयोजन से निर्वित व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश से, राज्य सरकार किसी साधारण या विशेष आदेश से ऐसा कोई व्यक्ति अपॉइंट कर दे, वो अपॉइंट व्यक्ति क्या कराएगा, पद की शपथ कराएगा। निर्वाचन की तारीख या नाम निर्देशन की तारीख से 1 माह की कालावधि के अंतर्गत इसकी पद की शपथ की बात आ रही है। फिर नेक्स्ट आता धारा 38। धारा 38 के अंतर्गत क्या है, त्याग पत्र दिया हुआ है। त्याग पत्र के अंतर्गत देखो यहां से भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बना था। त्याग पत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा और उसका अटेस्टेशन, उसको क्या करेगा, अटेस्टेशन अनुप्रमाणित, उसको अटेस्टेशन, उसको सत्यापन करेगा। क्या कर देंगे अपन, सत्यापन कर दिया, ठीक है, सब कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब ने सत्यापन कर दिया। अब ये लिखित नोटिस अध्यक्ष को देगा और स्वीकार करने की तारीख या 15 दिवस, जो भी पहले उसको मानना पड़ेगा। यदि वो मान लेते हैं 15 दिन में ठीक है, नहीं तो 15 दिवस में इसको इस्तीफे को स्वीकार मान लिया जाएगा। अब हमने इसको 7 या 8 मिनट के अंतर्गत, जो पिछली 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास हुई थी उसको हमने 7-8 मिनट के अंतर्गत रिकॉल कर लिया शॉर्ट नोट्स के द्वारा। आज भी इसी के तहत आपको पीछे बाद में शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, कैसे हम इतनी बड़ी चीज को, जो बड़ा एक्ट है उसको हम शॉर्ट्स के अंतर्गत लेके आ जाते हैं। अब बात आ रही थी, कुछ लोग कह रहे थे जो शॉर्ट नोट्स है वो शेयर करने की बात है, तो हम भाई 2 से लेकर के जब 50 आपके जो अध्याय आपका 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके शॉर्ट नोट्स आपको एक क्लास में रिवीजन कराते हुए इसके शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल करवा देंगे, ये बात है। चलो लेट्स स्टार्ट, नई अपन बात शुरू करते हैं। अब बात आती है 38 तक देख लिया था अपन ने। नेक्स्ट 39 है सदस्यों का हटाया जाना, सदस्यों का हटाया जाना। अब इन सदस्यों को हटाया किस प्रकार से जाता है, देखो एक एक चीज है, जो सदस्य हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है। देखो यदि वे कोई 3 दिन तक बिना कोई अनुमति के कोई साधारण बैठक में अनुपस्थित हो, या वह कोई जो अपने उसकी जो निरर्थाएं दी गई है धारा 37 के अंतर्गत, 14 के अंतर्गत, 21 के अंतर्गत, 24 के अंतर्गत, यदि किसी भी प्रकार की उसकी डिस्क्वालिफिकेशन दी गई है तब भी सदस्यों को हटाया जा सकता है। या फिर वो जो 37 में उसके शपथ से संबंधित है वो अगर नहीं ले रहा है तो भी उसको हटाया जा सकता है। चलो इसको थोड़ा सा इसके अंतर्गत स्टडी करते हुए देखो ना, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। राज्य सरकार की उपधारा 3 और 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नगर पालिका के किसी सदस्य को निम्नलिखित किसी आधार पर हटाया जा सकता है। अब ये हम चीज पढ़ तो रहे हैं, पर ये जैसे एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, परंतु आपको पढ़ना आना जरूरी है। समझ विकसित नहीं होगी तो आप चाहे कितना ही पढ़ लीजिए कि वह नगर पालिका की इजाजत के बिना 3 से अधिक क्रमवती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रह रहा है। इजाजत के बिना, इजाजत से रह सकता है, इजाजत के बिना यदि 3 से अधिक दिन रह रहा है, तो अब यहां मैंने देखो स्टार मेथड से स्टार लगा दिया है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है किस प्रकार से अनुपस्थित रहता है तब उस सदस्य को क्या है, हटाया जा सकता है। ये किसके अंतर्गत है, 39 के अंतर्गत है। हम 39 की बात कर रहे हैं, परंतु ऐसी कालावधि को विचार में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान ऐसा सदस्य यदि कोई विचाराधीन कैदी है, कोई कैदी ऐसा है नहीं, पर कैसा है, विचाराधीन कैदी है, विचाराधीन कैदी है, या फिर उसका निरुद्ध व्यक्ति है, कोई जो से उसमें निरुद्ध उसको शक के दायरे के अंतर्गत है, और या कोई राजनीतिक कैदी है, तब उसके अंतर्गत इस प्रकार की उसको उसके अंतर्गत अनुपस्थित है तो उसको हटाया नहीं जाता है। और जो धारा 37 कहती है, 37 अब देखो सीधे ही आपको पता होना चाहिए, धारा 37 आ गया तो पद की शपथ वाली बात आ रही है। उसके अंतर्गत वो 1 महीने के अंतर्गत शपथ नहीं ले रहा है, उसके अंतर्गत विफल रहता है तो भी उसको हटा दिया जाता है। अब बात आती है धारा 14, धारा 24 और धारा 21 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर रहा है, धारा तो भी उस सदस्य को हटाया जा सकता है। जैसे वो निर्वाचक 14 के अंतर्गत क्या, अब आपको ये चीजें याद हो जानी चाहिए। 14 के अंतर्गत क्या कह रहा है, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन के लिए निरर्थाएं,
निर्वाचक नामावली में रजिस्टर के लिए निरर्थाएं कोई उसकी योग्यता नहीं है तब हटाया जा सकता है। और धारा 21 कहती है कि उसकी योग्यताएं क्या है, उसकी योग्यताएं क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी योग्यताएं क्या है, उसके आधार पर भाई उस योग्यता में जैसे 21 साल होनी चाहिए और नहीं है तब भी उसको हटा देंगे। यदि उसके जैसे अभी इसके अंतर्गत जो इलेक्शन है इनके अंतर्गत यदि 10th पास कर रखी है, 10th पास नहीं है तो भी उसको हटा सकते हैं। यदि उसके घर के अंतर्गत जैसे कोई टॉयलेट नहीं बना हुआ है तब भी उसको हटा सकते हैं। तो ये उसकी योग्यता है, उसके घर के अंतर्गत ये चीज़ें होनी चाहिए। और जो चॉइस कहता है ये कहती है कि धारा इसके अंतर्गत जो सदस्यों की निरर्थाएं हैं, एक तो योग्यता होगी और किस कारण से उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ये यदि सारी चीज़ें नहीं है तो सदस्यों को हटाया जा सकता है। अब देखिए इसके अंतर्गत और भी चीज़ें ना, और किन किन कारणों से हटाया जा सकता है। यदि वह अपने कर्तव्यों का की जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है या परिवर्जन उनसे बच रहा है, या अपने कर्तव्य निर्वहन में औचार का दोषी है, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज, वो अपने ड्यूटी के अंतर्गत क्या है मिसकंडक्ट कर रहा है, ऐसा कोई गलत आचरण कर रहा है, निकृष्ट आचरण, कोई गंदा आचरण है उसका, और वह अपने कर्तव्यों को पालन में असमर्थ है, वह इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निर्णित हो गया है। वापस से वही बताइए उसे, उसने ऐसे सदस्य के रूप में अपनी स्थिति किसी रीति का अन्यथा दुरुपयोग किया। यदि कोई भी वह अपना भ्रष्ट आचरण है एक प्रकार का, इस प्रकार का अपनाता है तो उसको वहां से हटाया जा सकता है। अब हटाने की प्रक्रिया है, अब क्वेश्चन यहां से बन रहा है, हटाने की प्रक्रिया क्या है। ये सबसे पहले तो राज्य सरकार है, और राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकार ये देगी किसी कोई जो राज्य सेवा का स्त्री अपने सेवा के अंतर्गत है उसको देगी, और जो राज्य स्त्री सेवा है वो उसकी जांच करेगा, और जांच के बाद में भी फिर वापस से मजिस्ट्रेट के पास में जाएगी, और मजिस्ट्रेट उसका जो डिसीजन देगा उसके अंतर्गत सरकार मान भी सकती है या उसके अंतर्गत उसको चेंज के लिए वापस से भेजा भी जा सकता है। अब इसके अंतर्गत क्या देखो, परंतु हटाए जाने का कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा ऐसी जांच के पश्चात जो ये आवश्यक समझे जिसे वह या तो स्वयं करे या किसी विद्यमान या सेवानिवृत्त अधिकारी से जो राज्य स्त्री सेवा को। अब इसके अंतर्गत जो जांच करेगा इसमें इतनी जो इसके अंतर्गत दुरुपयोग पाया गया, असमर्थता पाई गई, डिस्क्वालिफिकेशन जो भी पाया गया, राज्य सरकार क्या करेगी, इसकी जांच करेगी, और उसके अंतर्गत कोई सेवानिवृत्त अधिकारी या राज्य स्त्री सेवा का कोई अधिकारी इसके अंतर्गत शामिल होगा। अब बात और क्या आती है इसके अंतर्गत, सॉरी हाँ, अब इसमें देखो बात के अंतर्गत आता है इसको, ये ऐसा है ना, रैंक राज्य स्त्री सेवा के रैंक के नीचे का नाम, यहाँ से क्या है आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर या ऐसे प्राधिकारी जिससे वे निर्देश दे करवाए संबंधित सदस्य के स्पष्टीकरण का अवसर दिए जाने की पश्चात पारित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई पहले हो जाएगी, पहले उससे स्पष्टीकरण मांगेंगे, स्पष्टीकरण के बाद में उसको हटाए जाने की ये प्रक्रिया राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, और राज्य सरकार किसी न किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करके इस प्रकार का नॉमिनेट किया उसको नियुक्त किया जाता है कि भाई ये आपको ये काम करना है। अब उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा स्वप्रेरणा से, राज्य सरकार के अंतर्गत जरूरी नहीं है कि कोई शिकायती करे, स्वप्रेरणा से या उसमें निमित्त नगर पालिका से कोई रिपोर्ट प्राप्त हो या अन्यथा राज्य सरकार की जानकारी माही के आधार पर किया जा सकता है। यदि इसकी चीज की कोई अखबार की रिपोर्ट है तब भी इसके अंतर्गत स्वप्रेरणा से भी राज्य सरकार इसमें इस प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। अब देखो आ रहा है, परंतु इस धारा के अधीन राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा किसी सदस्य को जब तक नहीं हटा दिया जाए तब तक वह अपना पद से रिक्त नहीं करेगा। अब जब तक उसको हटाया नहीं गया तब तक वह अपना पद रिक्त नहीं करेगा, और सरकार चाहती है तो उसको निलंबित कर सकती है और उसके कार्यों को रोक लगा सकती है, परंतु जब तक रिक्त नहीं है तब तक वो क्या करेगा, उसको इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई है तब तक अंतर्विष्ट जो इसमें उपबंध दिए गए, जो इसमें लॉस दिए गए, अध्ययन रहते हुए सदस्य के रूप में कार्य करता है और सदस्य की समस्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य करेगा, और ऐसी हैसियत से अधिनियम के अधीन सदस्य के समस्त अधिकारों का हकदार और समस्त दायित्व होगा। यदि उसमें अपने खाली इन्होंने एक आदेश दिया है, अब यदि सरकार चाहे तो इस प्रकार का आदेश भी जारी कर सकती है कि वह उसके कार्यों को अपने बिल्कुल रोक सकती है, उसको निलंबित कर सकती है। अब नेक्स्ट देखो चीज यहां से क्वेश्चन भी बनेगा, मैंने स्टार बना दिया इसलिए। उपधारा 1 में अंतरिष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी सदस्य को उक्त उपधारा के परंतु में निर्दिष्ट जांच के परिणाम स्वरूप और संबंधित सदस्य के स्पष्टीकरण को सुनने के पश्चात उसके स्पष्टीकरण को सुनना जरूरी है। उपधारा 1 के खंड ग या खंड ग में
विनिर्दिष्ट स्पेसिफाइड विनिर्धारित आधारों में से किसी भी आधार पर हटाने के प्रस्ताव किया जाए, तब राज्य सरकार ऐसे सदस्य के विरुद्ध सुस्पष्ट आरोप उपवर्णित करते हुए एक विवरण तैयार करेगी। इसके अंतर्गत सरकार क्या करेगी कि पहले इसका एक डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगी, भाई ये इनके अपराध हैं। अब वो राज्य सरकार भी क्या करेगी, वो जिला न्यायाधीश के राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए जिला न्यायाधीश जो डिस्ट्रिक्ट जज है, उस जज की रैंक के किसी न्यायिक अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट जज के सेम इक्विवेलेंट जो न्यायिक अधिकारी है, उसके द्वारा जांच व निष्कर्षों के लिए भेजा जाएगा। अब ये यहां से क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार किसको भेजेगी, तो जिला न्यायाधीश की रैंक के अधिकारी को भेजा जाएगा। अब भेजने के बाद में क्या होता है, देखो कैसे कार्रवाई इसकी की जाएगी। ये यहां से क्वेश्चन आपका पक्का बन सकता है और आप लोग लिख लीजिए, चाहे ईओ आरओ, यहां से क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार नियुक्त किया गया न्यायिक अधिकारी आरोप की जांच करेगा। अब उसने भी क्या किया, जांच की, और जांच करने के बाद में ऐसा कुछ नहीं, जांच करने के बाद में निष्कर्ष अभिलेखित करेगा, उसका निष्कर्ष निकालेगा। कैसे निष्कर्ष निकालेगा, निष्कर्ष के साथ अभिलेख राज्य सरकार को भेजेगा। अब उसको जो लगेगा उसका निष्कर्ष राज्य सरकार को भेजेगा, और उसके बाद में जो लेखबद्ध इसके लिखे हुए कारणों से पुनः जांच के आदेश करेगी, अंतिम आदेश पारित कर सकती। सरकार को लगता है कि उसकी पुनः जांच की जाए तब भी ठीक है, और या फिर उसके अंतिम आदेश जांच के पारित कर सकता है। ये चीज इसके अंतर्गत आती है। अब और क्या आ रही है, उप धारा 4 के अधीन जांच की सुनवाई करते समय न्यायिक अधिकारी प्रक्रिया, न्यायिक अधिकारी प्रक्रिया कौन सी होगी, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत होगी, राज्य सरकार द्वारा, और होगी कौन सी, राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, वो भी प्रक्रिया भी कौन सी होगी, जो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी वही प्रक्रिया होगी, और उसे वही शक्तियां होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, किसके तहत शक्तियां होगी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। तो आप लोग यहां से ध्यान रख लीजिए कि अधीन सिविल न्यायालय में निम्नलिखित विषयों से वाद, निम्नलिखित विषयों के संबंध में वाद का विचारण करते समय नीति होती है। अर्थात कैसे सिविल प्रक्रिया होती है, तो सिविल प्रक्रिया में सम्मन कर सकते हैं, हाजिरी कराना, उसके शपथ पर उसकी परीक्षा कराना, अन्य सामग्री या साक्ष्य जो उसके में पोषणी हो तथा प्रकटीकरण में उससे लगे कि ये इनकी आवश्यकता है, तो उनको भी वो प्राप्त कर सकती है। और क्या चीज होती है, देखो लोक अभिलेख की अध्यापेक्षा करना, रिक्वेस्टेशन ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड, यदि कोई पब्लिक रिकॉर्ड है उसको भी क्या है, उसकी भी जांच की जा सकती है। कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाए उसके सदस्यों को हटाने के लिए जो सारी प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया की जा सकती है। इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के होते हुए भी राज्य सरकार ऐसे सदस्य को उसके विरुद्ध, देखो अब चाहे तो वह उसको सदस्य को क्या है, उसको निलंबित भी कर सकती है कुछ समय के लिए, ठीक है ना। अब देखो सॉरी, हाँ अब बात आती है, देखो असली चीज़ गजट को, इसको जो एक्ट है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे जरूरी है आपको पता चलता रहेगा, पीछे क्वेश्चन करेंगे तब प्रीवियस ईयर्स के। कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई, जांच की समाप्ति, सॉरी हाँ, जांच की समाप्ति तथा अंतिम आदेश पारित होने के लिए निलंबित कर सकेगी। इस प्रकार निलंबित सदस्य नगर पालिका के किसी कार्रवाई में भाग लेने, अन्यथा उसके सदस्य के कर्तव्यों का पालन करने के हकदार नहीं होगा। यदि सरकार को लगता है कि उनके कुछ अधिकारों को निलंबित कर दिया जाए तो निलंबित कर सकती है। अब ये देखो इतनी चीज है। अब इसके अलावा क्या है, हाँ, प्रत्येक अंतिम आदेश राजपत्र में प्रकाशित होगा। ये भी कहाँ होगा, गजट के अंतर्गत प्रकाशित होगा और अंतिम होगा। और अब इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई दूसरी कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे किसी भी आदेश को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ऐसे किसी भी आदेश को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्य सरकार सबसे पहले उसने ऑब्जेक्शन, राज्य सरकार या उसके नगर पालिका द्वारा जो ऑब्जेक्शन किया गया है, फिर इसकी कार्रवाई के लिए पहले उससे खुद से क्वेश्चन पूछे गए जो सदस्य है, उसके बाद में इसकी जांच की जाती है। जांच के बाद में जिला न्यायाधीश को, जिला न्यायाधीश ने जो जांच दी है उसके बाद में जो सरकार आदेश पारित करती है। और अब इस पर गजट के अंतर्गत प्रकाशित होने के बाद में अब कोई भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अब इतनी लंबी चौड़ी बात को अपन ने देखो इसके अंतर्गत शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत कैसे, कितना संक्षिप्त के अंतर्गत इसको फिनिश किया। ये देखो आपको पढ़ने की सारी समझ विकसित की जा रही है। अब देखो क्या है, धारा 39, मैं चाहता तो ये सबसे पहले आपको ये पढ़ा देता और आप लोग वाह करते कि सर आपने कम समय के अंतर्गत खूब करवा दिया है, ये अच्छी चीज़ें करवाई। अब देखो क्या 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 चीज़ें एक बार वापस से रिकॉल कर लीजिए। बिना अनुमति के 3 से अधिक लगातार सदन की बैठक, चलो इसको बाद में रिकॉल करेंगे ना, अपन थोड़ा सा इसको कंप्लीट करते हुए चले। नेक्स्ट देखो, ये आपको और मजा आएगा ना, इसलिए अब बात करता है
धारा 40 क्या कहती है? धारा 40 कहती है कि पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच। अब पदावधि की समाप्त हो गई है, सदस्य है या अध्यक्ष है, 5 साल उन्होंने पूरे कर लिए, उसके बाद में भी जांच हो सकती है, इसलिए भ्रष्टाचार करना बहुत बड़ा अपराध है। किसी नगर पालिका के किसी सदस्य या अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष के विरुद्ध धारा 39 की बात करें, जो अभी अपन ने पढ़ी थी, उसकी जो सदस्यता का समाप्त करने वाली, कि उपधारा 1 के खंड ग में विनिर्दिष्ट प्रकृति के किन्हीं अभिकथनों के संबंध में ऐसी नगरपालिका के सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध उक्त उपधारा के परंतु तथा उस धारा की उपधारा 3-4 के विनिर्दिष्ट जांच। अब इसमें ऐसा कोई लिखा हुआ चीज नहीं है। उस नगरपालिका की कार्यकाल समाप्ति के बाद, जो उन्होंने 5 साल समाप्त कर दिया है, उसके बाद सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहने के बाद प्रारंभ की जा सकेगी। अब वो सदस्य नहीं है, उसके बाद में भी प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यदि जांच ऐसी समाप्ति या उसके ऐसे सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न रहने के पूर्व ही प्रारंभ की जा चुकी है, तो वह उसके बाद भी चालू रखी जाएगी। उनके न रहते उनको चालू रखा जा सकता है। और क्या हो सकता है? उपधारा 3 के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर ऐसे प्रत्येक मामले जो राज्य सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा केवल धारा 39 जो सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया है कि उपधारा 4 के अधीन न्यायिक अधिकारी द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों के अनुरूप अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेंगे। ये न्यायिक अधिकारी द्वारा ही क्या किया जाएंगे? कोई जुडिशियल है, और वो भी सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों के द्वारा निष्कर्षों को अभिलिखित करेगी। अब नेक्स्ट क्या आती है? राज्य सरकार इस प्रकार के अभिलिखित निष्कर्षों को धारा 39 याद पता हो जाना चाहिए अब आपको, इसमें सदस्यों घटा जाना कि उपधारा के उपबंध में लागू होगी। अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत बात आती है, हाँ, ऐसे सदस्य, अध्यक्ष या पद उपाध्यक्ष के मामले में जिस नगरपालिका में नई अवधि के लिए वापस से वो इलेक्टेड हो गए हैं और उनके विरुद्ध कोई जांच चल रही है, जिसके विरुद्ध नगरपालिका में उसकी पूर्व अवधि के संबंध में उपधारा 1 के निर्दिष्ट कोई जांच प्रारंभ की जाती है, या यदि पहले से ही कोई प्रारंभ की गई है, जांच चल रही है, तो वो जारी रखी जाती है। ऐसा नहीं कि वो सदस्य बन गया तो अब उसकी जांच समाप्त कर दी जाएगी। और धारा 39 के उपबंध यथावश्यक प्रयत्नों सहित लागू होंगे। जो सदस्यों को हटाने वाली प्रक्रिया है यहाँ पे भी लागू होगी। तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आप इनको थोड़ा सा पैसेंस के साथ में और जो ओरिजिनल आपके है उसकी PDF निकाल करके साथ साथ में पढ़ें। अब धारा 41 क्या कहती है? धारा 41 कहती है, धारा 39 जो सदस्यों को हटानी थी, अधीन हटाए गए सदस्यों की नीड योग्यताएं, उनके लिए क्या है? इसके अंतर्गत नीड योग्यताएं हैं। और नीड योग्यताएं कब तक है? 6 वर्ष के लिए उसको यदि हटा दिया जाता है तो 6 वर्ष की तय उसको हटाया जा सकता है। यदि सरकार चाहे तो उसको कम कर सकती है, यदि सरकार चाहे तो उसको हटा भी सकती है। उसके अंतर्गत लेखबद्ध कारण, उसके कुछ कारण होने चाहिए। कोई सदस्य इस धारा 39 की उपधारा 1 के खंड ग के अधीन हटा दिया गया हो, या इसके विरुद्ध धारा 40 के अधीन प्रतिकूल निष्कर्ष अभिलिखित कर दिए गए हो, उसके हटाए जाने या यथास्थिति प्रतिकूल निष्कर्ष अभिलिखित किए जाने उसके तारीख के 6 वर्ष की कालावधि तक पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, वापस से वो इलेक्टेड नहीं हो सकता। ये इसके अंतर्गत मुख्यतः बात कही गई है। अब बात आती है, देखो यहां से भी क्वेश्चन बन रहा है। अब यहां से 6 वर्ष वाला क्वेश्चन बनता है। अब जो धारा 42 है, धारा 42 के अंतर्गत क्या चीज दी हुई है? किसी नगरपालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बंध। ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा के अंतर्गत सांसद बन गया है और जो MP बन गया है विधानसभा के अंतर्गत, वो पंचायती राज सदस्य संस्था का सदस्यता करेगा, दोनों एक साथ में सदस्यता नहीं की जा सकती है। अब इसके अंतर्गत देखो समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा हम इनको जो अंडरलाइन की हुई लाइन को कोई पढ़ते हुए चलें, बिल्कुल आपको वही चीज़ समझाएंगे। क्या है? यदि जो पहले से संसद या राज्य विधानसभा किसी को कोई सदस्य है, तो यदि वह पंचायती राज संस्था का सदस्य बन जाएगा तो उसे 14 दिन के भीतर पंचायती राज संस्था से उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, नहीं तो वह इससे त्यागपत्र मान लिया जाएगा, ये इसकी सदस्यता समाप्त कर देंगे। और इसी प्रकार से यदि वह पंचायती राज संस्था का सदस्य है और वह MP या MLA के अंतर्गत चुना जाता है, तब उसके अंतर्गत भी सेम यही प्रक्रिया है कि वह यदि नगरपालिका के सदस्य से इस्तीफा नहीं देता है, इस्तीफा 14 दिन के भीतर नहीं देता है, तो उसकी MP और MLA की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। ये बात यहाँ पर इन्होंने बताई। तो आपको ये 14 दिवस ध्यान रखना है। किसी देखो जो पहले संसद किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य किसी नगरपालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो जाता है,
तब ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए नाम निर्देशन की तारीख से 14 दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जब तक वह संसद या राज्य विधानसभा यथास्थिति पंचायती राज संस्था के अपने स्थान पहले ही त्यागपत्र नहीं दे। जब तक वो उसका त्यागपत्र नहीं देगा तब उसका सदस्य नहीं माना जा सकता। ये चीज यहां पर इन्होंने इसका उल्टा विपरीत लिखा है। कैसे लिखा है देखो इसको, परंतु यदि कोई व्यक्ति जो पहले से किसी नगर पालिका का निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट सदस्य संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था के सदस्य निर्वाचित कर लिया जाता है, तब संसद या राज्य विधानसभा यथास्थिति किसी पंचायती राज संस्था का सदस्य निर्वाचित होने की तारीख से जिस दिन उसके अंतर्गत एमपी एमएलए निर्वाचित हो गया तारीख से 14 दिवस की समाप्ति पर वह ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जब तक वह अपने संसद या राज्य विधानसभा यथास्थिति पंचायती राज संस्था में से अपने स्थान को पहले ही त्यागपत्र नहीं दे। उसको 14 दिवस के भीतर इनमें से किसी न किसी की सदस्यता के लिए अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। पहले वाले का त्यागपत्र देगा तभी तो अगले वाले को ज्वाइन करेगा, ये बात कह रहा है। अब बात आती है धारा 43 की। धारा 43 क्या कहती है, प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। नगर निगम में महापौर कहलाएगा, उसका उपाध्यक्ष उप महापौर कहलाएगा। नगर परिषद के अंतर्गत एक सभापति और उप सभापति। नगर पालिका बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। ये बात यहां तक यही कही गई है ना। अब नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए तथा महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित होंगे जो विहित है, जो उसके अंतर्गत स्पेसिफाइड पहले ही हो रखी है। चलो थोड़ा जल्दी चल लेते हैं। राज्य सरकार की उपधारा 3 के अधीन आरक्षित जो रिजर्व अध्यक्ष के कर दिए पदों के लिए राज्य की विभिन्न नगर पालिकाओं को आवंटन करेगी। ऐसे पदों के आवंटन करने में निम्नलिखित उपबंधों का ध्यान रखा जाएगा। कौन कौन से किस प्रकार के उपबंध उसके अंतर्गत काम में लेंगे, ये चीज बताई गई है। आगे देखो कैसे उपबंध काम में लेंगे। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो देखो अनुसूचित चाहे जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, उनका फैलाव संपूर्ण राज्य में होगा। ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि उनके कोई पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत के भाई ये लो साहब आपको ये एरिया दे दिया। संपूर्ण राज्य में होगा और उन क्षेत्रों में स्थित होंगे जहां उन जातियों की जनसंख्या के साथ में तुलनात्मक रूप से अधिक है। उन जातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ तुलनात्मक रूप से अधिक है, वहीं पर इनका संपूर्ण राज्य में फैलाव होगा। यदि ऐसी नगर पालिका जिनमें महिलाओं के पद आरक्षण है तो भी वो क्या होगा, संपूर्ण राज्य में फैलाव होगा, संपूर्ण राज्य के अंतर्गत फैलाव हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट चीज आती है, इस धारा के अधीन अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए अध्यक्षों के पद यदि कोई आरक्षण की बात है तो भारत के संविधान अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। जैसे ही उसकी कालावधि समाप्त हो जाएगी ये अपने आरक्षण वहां पर समाप्त हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत आया हुआ। कल यदि आपने देखा होगा तो अपन ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखा था, है ना। तो कल का देखो एक पेपर बताता हूं आपको। ये बात आ रही है ना, यहां पर देखो क्वेश्चन देखो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 अनुसूचित जनजातीय सदस्यों के अध्यक्ष पद के लिए क्या निर्दिष्ट करता है। 334 क्या निर्दिष्ट करता है, तो ये किसकी बात कर रहा है, आरक्षण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है अपन, आरक्षण की बात कर रहा है। देखो एक सेकंड, जस्ट ए मिनट। चलो पेज में थोड़ा छोटे थे इसलिए देखो। अब अपने सीधा यही से लाइन उठाइए। अब देखो आपने एक्ट का ये फायदा है, अध्यक्ष के पदों के लिए आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी नहीं रहेगा। सिर्फ इतना सा यहां से क्वेश्चन को उठा लिया। तो अब आपको इस प्रकार से यदि एक्ट नहीं पढ़ोगे तो कैसे क्वेश्चन करोगे यार। ऐसा प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो नगर पालिका के 1 मास की अधिक कालावधि तक अनुपस्थित रहता है, यदि वो 1 मास तक अनुपस्थित रह गया, ठीक है भाई, तब और वो अनुमति नहीं ले रहा है, तब उसे उसके कर्तव्य पालन के लिए असमर्थ माना जाएगा। उसकी मंजूरी जरूरी है और ये मंजूरी कब तक होती है, 6 मास तक मैक्सिमम स्थिति के अंतर्गत ले सकता है। वो भी वहां पर उपाध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो नगर पालिका के 1 मास के अधिक से कालावधि तक ऐसे अनुपस्थित रहता है कि वे ऐसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, तो वे अध्यक्ष
और उपाध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक उसे नगर पालिका द्वारा इस प्रकार की अनुपस्थिति छुट्टी नगर पालिका के द्वारा उसको छुट्टी की मंजूरी मिलनी चाहिए। और मंजूरी मिल भी जाती है तो मंजूरी कितनी मिलनी चाहिए, देखो थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं। देखो ये अधिकतम कितनी मंजूरी मिलती है, 6 मास तक। सबसे पहले तो 1 मास तक उसके 1 मास तक रह सकता है, मतलब अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए। अब बात आती है अधिकतम कितना रह सकता है उसको मंजूरी के द्वारा, 6 मास तक। इसको भी 5 स्टार क्वेश्चन बनाया। ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स हैं। जब कभी किसी अध्यक्ष की छुट्टी मंजूर कर दी जाए और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो ऐसी रिक्ति की कालावधि के भीतर ऐसी रीति से जो विहित की जाए सदस्यों के निर्वाचन के द्वारा बदली जाएगी। अब अध्यक्ष का पद भी खाली है और उपाध्यक्ष का पद भी खाली है, तब अपन किसी निर्वाचन के द्वारा उसका पद भरा जा सकता है। जब किसी उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजूर कर दी जाए या उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हो तब उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति उस पर किसी अन्य सदस्य के निर्वाचन द्वारा भरी जा सकती है। यदि दोनों कोई पद रिक्त आ रहा है तब किसी अन्य सदस्य के निर्वाचन करके भरी जा सकती है। यही यहाँ पर ये बताया गया। अब 8वां क्या कह रहा है, यदि किसी नगर पालिका का उपाध्यक्ष नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो उसकी बाबत ये समझा जाएगा कि उसने उपाध्यक्ष के पद को अपना रिक्त कर दिया। यदि उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन गया तो वो अपना पद क्या होगा, उसका अपना आप रिक्त हो जाएगा। एक चीज देखो यहाँ पर और चीज आती है, किसी नगर पालिका के प्रत्येक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बाबत तत्काल ये समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है। अब रिक्त कर दिया है तब क्या होता है, अविश्वास की अभिव्यक्ति हो जाती है और संकल्प पारित कर दिया जाता है। प्रोसीड्यूस और प्रेसिक्राइब, उसके लिए अविश्वास अभिव्यक्त करके उसका संकल्प पारित कर दिया जाता है कि ये यहाँ पर अविश्वास हो गया है, क्योंकि इनकी पद के रिक्त होते ही ये माना जाता है। फिर नए इलेक्शन या फिर नए उसके लिए वोटिंग के लिए काम किया जाता है। अब बात आती है प्रत्येक अध्यक्ष तथा प्रत्येक उपाध्यक्ष को ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में अपने पद से धारा 39 जो उसको हटाने की प्रक्रिया, उपधारा 1 के खंड ग में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी भी आधार से हटाया जा सकता है और उस धारा की उपधारा 2 या 6 तक उपबंध लागू होते हैं। इसका मतलब जो सदस्यों को हटाया जा रहा है वैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। और जो इनकी पदावधि है वो कब तक होगी, जो नगर पालिका की पदावधि है जो 5 साल जितनी भी है उस तक ही रहती है। एक चीज यहां पर देखो, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित नोटिस देकर के अपने पद से त्याग पत्र देगा। उपाध्यक्ष तो किसको देगा, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष तो दे देगा अध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष जो राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई व्यक्ति निमित्त उसको प्राधिकृत किया गया, जो ऑथराइज किया गया, वो ऑथराइज युक्त व्यक्ति देखो उपाध्यक्ष को देगा अध्यक्ष को, और अध्यक्ष है जो राज्य सरकार द्वारा कोई ऑथराइज्ड जो अधिकारी है उसको दिया जाएगा। वैसा नोटिस देगा, ये पहले क्या देगा, नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेगा। ऐसा प्रत्येक त्यागपत्र उसके मंजूर किए जाने पर या यथास्थिति अध्यक्ष या यथास्थिति ऐसे अधिकारी को नोटिस दिए जाने के 30 दिवस की समाप्ति पर जो भी पहले हो, ये अपना अध्यक्ष साहब ने दे दिया, जो ऑफिसर्स है उनके राज्य सरकार द्वारा जो ऑथराइज ऑफिसर उनको दिया। अब उन्होंने नहीं माना तो भी 30 दिवस के अंतर्गत इनका इस्तीफा मान लिया जाएगा। यदि उन्होंने उससे पहले कर दिया तो उसे कम दिवस के अंतर्गत भी मान लिया जाएगा। ये यहाँ पर चीजें बताई गई। अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्या चीज आ रही है, ये यहाँ पर जो 30 दिवस था उसको अच्छे से ध्यान रखना है। अध्यक्ष के पद की पदावधि समाप्त हो जाने से अन्यथा हुई कोई रिक्ति यदि कोई खाली हो जाता है तो वो कितने टाइम के अंतर्गत, ये बार बार चीजें रिवीजन हो रही है, 6 मास की कालावधि के भीतर भरी जाएगी। ऐसी रिक्ति के भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति शेष अवधि के लिए होगा। यदि 4 साल बाद में कोई इलेक्शन हुए हैं तो वो 1 साल के लिए होगा, जो शेष अवधि जितनी भी बचती है उसके लिए एलिजिबल होगा, पद धारण करेगा, जिसके लिए वह अध्यक्ष जिसके स्थान पर उसका एक प्रकार का निर्वाचन किया गया पद धारण करता है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती है। ठीक है, मतलब उसने कुल मिलाकर के ये जो रिक्ति होती है तो उसकी शेष अवधि के लिए बनेगा। अब यदि कोई अपरिहार्य कारण हो जाते हैं तब राज्य सरकार इसके जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है और कितने टाइम के लिए बढ़ा सकती है, अधिकतम 3 माह तक, है ना। परंतु राज्य सरकार अपरिहार्य परिस्थितियों के मामले में ऐसे निर्वाचन की तारीख को पूर्वोक्त कालावधि में आगे अधिकतम 3 मास की कालावधि के लिए बढ़ा सकती है। 3 मास की कालावधि के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। और क्या चीज है इसके अंतर्गत, उपाध्यक्ष के पद की पदावधि समाप्त हो जाने से अन्यथा हुई कोई रिक्ति पूर्ववर्ती उपधाराओं के उपबंधों के अनुसार भरी जाएगी। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति ऐसी शेष अवधि
के लिए पद धारण करेगा। वही बात है जो अध्यक्ष के लिए है, जब रिक्ति होगी उसके लिए जो जितनी भी लास्ट के अंतर्गत जो शेष अवधि बचती है उसी के लिए करेगा। जिसके लिए उपाध्यक्ष उसके स्थान पर उसका निर्वाचन किया गया है पद धारण करता है यदि रिक्ति नहीं हुई होती है, ठीक ना। तो जिसके स्थान पर उसका निर्वाचन किया गया पद धारण करता है यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती है। अब देखो जैसे अध्यक्ष हुआ, अध्यक्ष का पद क्या हुआ, रिक्त हो गया, तब उसको कौन भरेगा, उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी उस अध्यक्ष के जितनी भी समय जो पीछे का बचा है उसके लिए भरेगा। अब बात आती है ये चीज होती क्या है आगे, इस धारा के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का नाम यथा शक्य शीघ्र जो भी अब बाद में चुने गए उनका भी राजपत्र में क्या है प्रकाशित किया जाता है। यहां से क्वेश्चन आ जाएगी, नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिका निधि से एक मासिक भत्ते और पर सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा जो हित है, जो भी सरकार द्वारा उसको कुछ भत्ते और जो सुविधाएं हैं वो भी उसके अंतर्गत विहित कर सकेगा। अब जो धारा 44 कहती है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा उनके किस प्रकार से लॉ के रूप में अवतरित हो जाएगी। अब देखो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो हम थोड़ा सा देखो पेज नंबर 73 तक हम पहुंच चुके हैं, तो आपको ऐसा नहीं है, आई होप आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं और इसको अच्छे से करते जाएं। नेक्स्ट डे जितना भी हम अध्याय 2 के अंतर्गत पढ़ लेंगे, अध्याय 2 को कंप्लीट करने का देखो प्रयास किया जाएगा और 2 के बाद में जो भी इसकी समरी आपको 2 की बताई जाएगी, उसके शॉर्ट नोट्स उसके साथ ही आपको संडे तक ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। कैसे शॉर्ट नोट्स, इसके इतनी सारी चीज़ों को पढ़ा है जो 8 या 9 पेज है उसको कैसे हमने कंसाइज किया है, ये चीज़ें एक बार थोड़ा सा आप देखते हुए चलो ना। देखो इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बहुत ही जल्दीबाजी के अंतर्गत इनको किया गया है। धारा 39 के सदस्यों को हटाया जाना, अब ये धारा 39 इतनी सी है, देखो अब इसमें विद इन 5 मिनट के अंतर्गत रिवीजन करते हैं, ये करना भी जरूरी है। बिना अनुमति 3 से अधिक लगातार सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तब उसको हटाया जा सकता है। धारा 37 पद की शपथ वाला उसका पालन नहीं कर रहा है तो भी हटाया जा सकता है, 1 महीने में नहीं लिए। धारा 14 इसमें निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई अर्हता आ रही है। धारा 24 इसमें यदि कोई उसकी जो सदस्यों के लिए निरअर्हता है, सदस्यों के लिए कोई निरअर्हता है तब भी है। और धारा 21 उसके अंतर्गत कोई योग्यता है, यदि जैसे 21 है तो 21 साल का नहीं हुआ है, उसके शौचालय नहीं बना हुआ है, ऐसी कोई भी कारण हो तब भी उसकी सदस्यता को हटाया जा सकता है। यदि कोई उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें राज्य सरकार जांच करेगी और राज्य स्तर के सेवक अधिकारी जांच करेगा और राज्य सरकार स्वयं प्रेरणा या किसी रिपोर्ट के आधार पर जब तक हटता है तब तक वह शक्ति कर्तव्यों को पालन का हकदार होगा, यदि नहीं हटाया जाता तब तक वह उसका हकदार होगा। और इसमें सदस्य के स्पष्टीकरण को सुनने के पश्चात ही अपन इस प्रकार की कार्रवाई करने। सुस्पष्ट कारण क्या है, सुस्पष्ट कारण होने पर जिला न्यायाधीश की रैंक का अधिकारी जांच के निष्कर्ष किसको देगा, राज्य सरकार को। यह है लेखबंद, क्या है, लेखबंद कारणों से जो लिखे हुए कारण है लेखबंद कारण देगा। अब ये लेखबंद कारण से हटाया जाना, इसी के द्वारा हटाया जाएगा। अब देखो न्यायिक प्रक्रिया, इसकी न्यायिक प्रक्रिया कौन सी होगी, सिविल न्यायालय के तहत होगी, जिसमें सम्मन जारी करना, हाजिर करना, शपथ पर परीक्षा तथा अन्य सामग्री का प्रकटीकरण, अन्य सामग्री जो उनको आवश्यकता होगी वो भी मांगी जा सकती है। नेक्स्ट चीज कह रहा है जांच की समाप्ति तथा अंतिम आदेश तक निलंबित भी कर सकती है सरकार का चाहे तो। अंतिम आदेश, ये देखो राजपत्र लिखना था, अंतिम आदेश राजपत्र में आदेश को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको अच्छे से स्टार बना लीजिए, किया जा सकता है। अब इतनी सारी चीज को हमने कंसाइज कर दिया। धारा 40 क्या कहती है, पद की अवधि समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच, यदि उनको लगता है कि पद की समाप्त हो गए हैं, इन्होंने अपना पद त्याग दिया है, उनके जो कालावधि समाप्त हो गई है, तब भी राज्य सरकार द्वारा आदेश न्यायिक अधिकार द्वारा दिए जा सकते हैं। और धारा 41 क्या कहती है, धारा 41 कहती है कि धारा 39 के दिन हटाए गए सदस्यों की निर्योग्यता कब तक होगी, 6 वर्ष तक के लिए उनको हटाया जा सकता है। और इसके अंतर्गत देखो धारा धारा 42 क्या कहती है, धारा 42 कहती है, हटा तो दिया, अब ठीक है, किसी नगर पालिका में सदस्य के पद संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता पर निर्बंधन। और सदस्यता पर क्या है, यदि वह किसी नगर पालिका का सदस्य बन जाता है, नगर पालिका का सदस्य बन रहा है और पहले कोई MP, MLA या कोई ग्राम पंचायत समिति का सदस्य रहा है तो उस पर निर्बंधन, दोनों पद नहीं रहेंगे। अब पद कब तक नहीं रहेंगे,
निर्वाचित होने या नाम निर्देशन की तारीख से 14 दिन के भीतर उसको जो भी चाहिए उधर एक साइड से उसको इस्तीफा, जो उसको पहला पद धारण कर रखा उसके इस्तीफा उसको देना पड़ेगा। अब बात आती है धारा 43 क्या कहती है। धारा 43 कहती है प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष है। धारा 43 क्या करिए 43 देखो 43 के अंतर्गत तीन से क्या आ गया अध्यक्ष, 43 में क्या आ गया अध्यक्ष, ठीक ना। देखो एक इसके अंतर्गत एक चीज और भी है, जैसे इसमें 4 और 3 है, तो 4 अक्षर का क्या होता है लव और 3 अक्षर का क्या आता है यू। तो आप ऐसा हो सकता है कि लव यू, जैसे आई लव यू के अंतर्गत क्या है प्रत्येक नगर पालिका में हम एक लव यू किसको करेंगे, एक अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को। अब आपको ये याद रह जाएगा 4 और ये 3 है, तो ये इस प्रकार से भी आप टोइंग स्टार बना करके याद कर सकते हो ना, ये चीज़ है। अब नेक्स्ट देखो इसके अंतर्गत दिया हुआ है नगर निगम के अंतर्गत महापौर उप महापौर होते हैं, नगर परिषद सभापति उप सभापति, नगर पालिका में बोर्ड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इसका आरक्षण का फैलाव संपूर्ण राज्य में होता है। महिलाओं का आरक्षण का फैलाव संपूर्ण राज्य में। अध्यक्ष पदों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 334 में समय सीमा में की समय सीमा उसके अनुच्छेद 334 के अंतर्गत दिया हुआ है। इसकी समय सीमा में अनुपस्थिति जो दी हुई कितनी 1 माह दी हुई है। अधिकतम छुट्टी मंजूरी 6 माह तक दी हुई है। देखो हमने शॉर्ट के अंतर्गत इन चीज़ों को लिखा है, और भी इसको हम संडे को जो बनाएंगे इससे भी अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे शॉर्ट में आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होने पर सदस्यों को निर्वाचित पद पर रिक्त अविश्वास अभिव्यक्ति जो जारी हो जाएगा। अध्यक्ष को लिखित नोटिस से त्याग पत्र दे सकता है, और अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को देगा, और वो कब तक 30 दिन के या जो भी स्वीकार उसको पहले करे। रिक्ति 6 माह की अवधि के अंतर्गत भरी जाती है, और कार्यकाल शेष अवधि तक रहता है। जो भी चुना जाता है उसका कार्यकाल रहता है जो शेष अवधि तक रहता है। अप्रियारी परिस्थितियों में कार्यकाल को 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष राजपत्र में प्रकाशन होगा इसका। और धारा 44 क्या कहती है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता की अवधारणा आई हुई है। तो हमने इतना सारा जो शॉर्ट कंसाइज के अंतर्गत लिखा है, ये आपको जो जितनी धाराएं हैं आपको साथ में लिखी रखो, जब भी आप जब पढ़ो तब आपको ये पता रह जाएगा। रोज की तरह अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर आएंगे। देखो थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, पर आप इसे अच्छे से और तसल्ली से जरूर देखें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, और साथ के साथ चलते रहे। अब बात आती है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति को इसकी उत्पत्ति की तिथि से लेकर के किस अवधि तक भरा जाएगा। अध्यक्ष पद साहब रिक्त हो गए, तब किस प्रकार से भरा जाएगा, कितने टाइम के अंतर्गत भरा जाएगा। देखो शॉर्ट नोट से ही पता चल जाएगा। ये अध्यक्ष और अध्यक्ष है अपने, ये देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये कितना दिया हुआ 6 माह की अवधि। कब दिया हुआ 6 माह की अवधि के अंतर्गत आया हुआ। आपको इतने इजी क्वेश्चन आपको लगेंगे लास्ट के अंतर्गत, जब आप इसके अंतर्गत 15-20 दिन और क्लास ले लोगे तब आपको लगेगा यार हमने कुछ ऐसा इतना इजी पढ़ लिया इसको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ देखो राजस्थान अधिनियम 2009 की धारा 23 के संदर्भ में उस उपयुक्त प्राधिकारी की पहचान करें जो मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्ति को अगले आम चुनाव तक पद से रिक्त छोड़ने का आदेश दे देता है। अब जैसे उसकी मृत्यु हो गई है और आकस्मिक रिक्ति को अगले आम चुनाव तक रिक्त छोड़ने का आदेश कौन देगा, इसके अंतर्गत राज्य सरकार देगी। रिक्ति को अगले आम चुनाव तक रिक्त छोड़ने का आदेश, ये भी उस समय कम समय बचा हुआ है, तब उसमें राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार के आदेश दिए जा सकते हैं। इसको रिक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्वेश्चन क्या आया हुआ है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत समय समाप्ति के कारण उत्पन्न हुई अध्यक्ष पद की रिक्ति को बढ़ने की अवधि अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है। अध्यक्ष पद की अवधि को कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है। देखो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत समय समाप्त हो गया है और अध्यक्ष पद की रिक्ति को बढ़ने की अवधि अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है। अब यदि अपन ने इसको शॉर्ट नोट्स भी देखे तभी अपना हो जाएगा। देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए, ठीक ना। देखो अपरिहार्य परिस्थितियों के अंतर्गत कार्यकाल 3 माह बढ़ाया जा सकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है, 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब देखो लिखा अपन ने यही चीज देखिए, कितना टाइम बढ़ाया जा सकता है, तो इसके अंतर्गत 3 माह हो सकता है। कितना हो सकता है, 3 माह। बी ऑप्शन कर लीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन को भी देखते चलिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
उस धारा की पहचान करें जिस पर समय समाप्ति के बजाय अन्यथा उत्पन्न हुई आकस्मिक रीति को बढ़ते समय विचार किया जाता है। और कितने टाइम के अंतर्गत आकस्मिक रीति भरी जाती है? 6 मास के अंतर्गत भरी जाती है। देखो इसको भी अपन एक बार यदि देखा जाए तो ये देखो इसके अंतर्गत जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स में धारा 27 क्या दी हुई है, आकस्मिक रिक्तियों को किस प्रकार से भरी जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अपन यदि थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स को और इसको पहले बड़ा देखें फिर कंसाइज करके, हमेशा तैयारी का यही पैटर्न होता है और इससे श्रिंक आपकी छोटी चीज़ों के अंतर्गत आपको करना है। तो इसके अंतर्गत ए ऑप्शन हो जाएगा और 27 हो जाएगा। आप आई होप अच्छे से धाराओं को याद कर रहे हैं, बोल बोल करके और अपने पेपर को आगे चिपका करके अच्छे से याद करिए। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी हम अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और ये सारे जो पेपर हैं वो पेपर आपको या तो कोई क्वेश्चन फॉर्म के अंतर्गत या फिर आपको टेलीग्राम के अंतर्गत सीधे या किसी भी जो माध्यम सही मुझे लगेगा उसके माध्यम से आपको इस संडे तक ही अवेलेबल करवाने का प्रयास रहेगा। और संडे तक की शॉर्ट नोट्स जितने बनते हैं, जो अध्याय 2 है उसके अध्याय के शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलो फिर, थैंक्स।